नमस्कार, भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिखा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरे साथ वंदे भारत। सबसे पहले वंदे भारत में बात होगी महंगाई की। देखिए, महंगाई से जूझ रहे देश के लिए वंदे भारत की पहली खबर खुशखबरी देने वाली है। बहुत जल्द देश को महंगाई की समस्या से राहत मिल सकती है। असल में केंद्र की मोदी सरकार एक ऐसे प्लान पर काम कर रही है जिससे डीजल, पेट्रोल के साथ ही खाने और पीने की चीजों के दाम भी घट सकते हैं। क्या है प्रधानमंत्री मोदी का वो मेगा प्लान और कैसे महंगाई पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या चुनावी सीजन में देश को महंगाई से राहत मिलने वाली है? जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम घट सकती हैं। इसके अलावा खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई से भी निजात मिल सकती है। भारत सरकार इसके लिए एक प्लान पर काम कर रही है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अलग अलग मंत्रालयों के बजट से करीब 1 लाख करोड़ रुपए को री एलोकेट किया जाएगा। इस पैसे को फूड और फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए लगाया जाएगा। यह री एलोकेशन इस तरह से होगा जिससे सरकार के घाटे का लक्ष्य प्रभावित न हो। असल में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया जा रहा है। दावे के मुताबिक पीएम मोदी आने वाले हफ्तों में यह फैसला ले सकते हैं। इस 5 स्टेप फॉर्मूला के तहत पेट्रोलियम पर सेल्स टैक्स घटाया जा सकता है। रूस से गेहूं खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जा सकती है और जमाखोरों पर एक्शन तेज किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भी महंगाई कम करने के संकेत दिए थे। उन्होंने बताया था कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण के लिए किस तरह की कोशिशें कर रही है। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं, तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। असल में पिछले साल भी केंद्र सरकार ने इसी तरह से महंगाई को घटाया था। पिछले हफ्ते आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव नहीं किया था। भारत की ब्याज दर एशिया में सबसे ज्यादा है। सरकार के तेल पर टैक्स घटाने की खबर सामने आने के बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के शेयरों की शुरुआती गिरावट कुछ कम हुई थी। सरकार ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि जुलाई में रिटेल महंगाई 15 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई से परेशान वोटर्स को राहत देने के लिए प्लान तैयार कर रही है। सरकार के मुताबिक देश के कई हिस्सों में असामान्य बारिश और बाढ़ की वजह से कई घरेलू वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें टमाटर और प्याज जैसी प्रमुख खाद्य सामग्री शामिल है। सरकार ने महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। खाद्य जमाखोरों पर कार्रवाई से कीमतें कम होती रहीं। जानकारी के मुताबिक सरकार रूस से सस्ती दरों पर गेहूं खरीदने पर बातचीत कर रही है। असल में सीमित आपूर्ति की वजह से देश में थोक गेहूं की कीमत 2 महीनों में 10% तक बढ़ गई है। भारत को 30 से 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत है, लेकिन सरकार कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए 80 से 90 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद सकती है। अब सवाल यह है कि सरकार के इस प्लान के पीछे क्या चुनावी मजबूरी है, क्योंकि देश के 16 राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए पर लीटर के ऊपर हैं। इनमें चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो डीजल भी 100 रुपए पर लीटर से ऊपर बिक रहा है। महंगाई इन राज्यों में वोटों का गणित बिगाड़ सकती है। सरकार ने आखिरी बार 21 मई 2022 में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव किया था। तब पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए पर लीटर उत्पाद शुल्क कम किया गया था। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम 9.5 रुपए और 7 रुपए कम हो गए थे। यानी बीजेपी ये समझ चुकी है कि अगर महंगाई की रफ्तार यूं ही जारी रही
तो विपक्ष चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है, जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अगली बड़ी खबर बिहार से है, जो गम और गुस्सा बढ़ाने वाली है। असल में बिहार के अररिया में दिन दहाड़े घर में घुसकर एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। पत्रकार अपने भाई के मर्डर के मामले में एक गवाह था और उसे धमकियां मिल रही थी। एक तरफ नीतीश सरकार पत्रकार की जान बचाने में नाकाम रही, तो वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश भी की गई। पत्रकार के घर पर कुछ लोग 20,000 रुपए का एक चेक लेकर के पहुंचे। विमल यादव की पत्नी पूजा यादव ने इंसाफ की गुहार लगाई है। बिहार के सुशासन पर फिर सवाल उठे हैं। नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था फिर कटघरे में है। बिहार में जंगल राज का एक और नमूना सामने आया है। एक पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और कोई कुछ नहीं कर पाया। बिहार के अररिया में एक अखबार के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्रकार विमल कुमार यादव के आवास पर ही गोली मारकर हत्या की गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक वारदात को 4 अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया। अररिया जिले के रानीगंज के विमल कुमार यादव के आवास पर तड़के 4 अपराधी दाखिल हुए। उन्होंने विमल को जगाकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्रकार विमल को सीने में गोली मारी गई। विमल यादव की पत्नी पूजा यादव ने भारत 24 से बात करते हुए अपना दर्द बयां किया। कमी कैसे आई है? वो तो पत्रकार था ही, दिन रात तो न्यूज छापे करता था, तो दिन रात तो डेली हत्या खबर लिखवे करता था। वो हम लोग नहीं देखते थे? कभी हत्या, कभी मर्डर, कभी लूट, वो खबर लिखते थे। सारा खबर उसके मोबाइल के फेसबुक पर है। तो कहाँ थी प्रशासन उसको रोकथाम किया? पहले तो ये आपसे मुलाकात करने नहीं आए, फिर खबर ये आई कि आपसे एक अधिकारी मिलने के लिए आए। वो अधिकारी जब आपसे मिलने आए तो उन्होंने क्या कहा और क्या कहकर वो चेक दिया? आपने क्यों वो चेक लौटा दिया? पूजा जी, 18 साल का बेटा मेरा अनाथ हो गया, मेरी बेटी अनाथ हो गई, मेरा संसार खत्म हो गया। हम 20,000 के चेक से हमारा जिंदगी थोड़े कट जाएगा। विमल के पिता हरेंद्र यादव बेटे की मौत से टूट गए हैं। उनके शब्दों में बिहार की सरकार पर तमाम सवाल हैं। इस तरह का शासन होते रहे, सिर्फ हमारे ऊपर या पत्थर गिरते रहे, तो कैसे बर्दाश्त हो सकता है? या प्रशासन की ढिलाई है या सरकार की ढिलाई है, या हमको पता नहीं लग रहा है। ऐसा होता ही रहे, दिन दहाड़े मारते फिरे, सबके साथ में समान रहता है क्या? घर घुस करके मार देगा किसी को? या शासन के है कोई वैल्यू क्या है? कोई कोर्ट है, कोई सरकार है, कोई ऑफिस है, कोई नेता जो अभी तक हमारे यहाँ 24 घंटा बीत रहा है, अभी तक कोई नेता नहीं आया है, कोई पदाधिकारी नहीं आया है, न कोई प्रशासन हमसे भेंट किया है। बताइए हम कैसे जी सकते हैं इस धरती पर? या पहाड़ का सामना हम कैसे कर सकते हैं? यह बिहार सरकार सुशासन सरकार कहते हैं, लेकिन हमारे लिए जो है यह कुशासन सरकार हो गया है। वह खुद सोचे इस विषय के बारे में, नहीं तो हमारा घर का क्या स्थिति होगा। विमल को गोली लगने के बाद उनकी पत्नी ने चिल्लाकर आसपास के लोगों को मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंचे लोगों ने रानीगंज थाने में सूचना दी। विमल को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन सवाल कानून व्यवस्था का है। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार में सब ठीक है। आपराधिक घटना घट रही है, कौन कर रहा है? आप जरा देखिए तो, क्या बात है? यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए। सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। और कोई बिना मतलब का वो अपना ये सब बोलते रहता है। विमल के दिन दहाड़े मर्डर ने दिखा दिया कि कुछ ठीक नहीं है। नीतीश ने विमल की हत्या पर दुख जताया है, कार्रवाई का भरोसा दिया है।
बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा और वे दिल्ली की सत्ता चाहते हैं। एक दिन पहले 2 दिन पहले दरोगा की हत्या हो गई समस्तीपुर में, पत्रकार की हत्या हो जाती है। अब जिस राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं, दरोगा सुरक्षित नहीं, हर दिन हत्या होते रहे, उसके बाद भी नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली का दौड़ लगाएं, विपक्षी एकता की बात करें, तो इससे बढ़िया है रिजाइन कर दे और सीधे प्राइम मिनिस्टर के लिए करें। लेकिन ये बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि फिर से वही जंगल राज आए और जंगल राज के खिलाफ में बिहार की जनता फिर अपनी आवाज उठाए। हालात वही हो गया है। सीएम नीतीश पर एलजेपी नेता चिराग पासवान ने भी हमला बोला। चिराग ने अररिया में पत्रकार की हत्या के मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर पलटवार किया और कहा, मुख्यमंत्री ने कहा था कि आंकड़े देखें तो बिहार में अपराध सबसे कम है। ये लोग बोलते हैं भैया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले विमल के भाई की भी बदमाशों ने इसी तरह हत्या कर दी थी। विमल भाई के मर्डर केस में मुख्य गवाह थे। इस केस में ट्रायल अभी कोर्ट में चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से विमल पर हमला हुआ। सवाल यह है कि जो नीतीश कुमार कभी बिहार में सुशासन का दावा करते थे, वो अपराधियों के आगे इतने लाचार क्यों हो गए? और दूसरा ये कि एक पत्रकार की मौत पर 20,000 रुपए का चेक दिखाना क्या नीतीश कुमार की संवेदनहीनता नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब सियासी खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में यह ऐलान किया है कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी जहां से चाहेंगी वहां से वो लड़ेंगी। कार्यकर्ता उनके लिए जी जान लगा देंगे। हालांकि अजय राय ने प्रियंका के वाराणसी से लड़ने के संकेत भी दिए। साथ ही ये भी कहा कि 2024 में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी को एक्सपोज करेंगे। यूपी में कांग्रेस 1989 के बाद से सत्ता से दूर है। आज की स्थिति ये है कि यूपी में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक हैं और 1 सांसद। 2022 में यूपी में प्रियंका ने बहुत मेहनत की, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। चुनाव के बाद बृजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 1 साल से भी कम वक्त में खाबरी को हटाकर वाराणसी के कांग्रेस नेता अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचने पर राय का जोरदार स्वागत भी हुआ। इस मौके पर राय ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रियंका जी जहां से चुनाव लड़ेंगी उनके लिए जी जान लगा देंगे। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लड़ देगा। अजय राय जमीनी नेता हैं, वो मुद्दों को बेहतर तरीके से समझते हैं। खुद 5 बार विधायक रहे हैं। ऐसे में राहुल के चुनाव लड़ने के ऐलान से उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की और ये संदेश देने की भी कोशिश की है कि कांग्रेस का फोकस यूपी पर बहुत ज्यादा है। अब देखिए, ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, पार्टी को कितनी सीटें लड़नी है। नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। अब उसमें निश्चित हम लोग की सहभागिता रहेगी। पर इतना मैं जरूर कहूँगा कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन पूरे देश की दिशा बदलेगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस उस गठबंधन में अपनी बहुत ही मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। पूर्वांचल के कई जिलों के साथ साथ बिहार की सीमा के जिलों में भी अजय राय की पकड़ है। राय पहले बीजेपी और सपा में भी रहे हैं, इसलिए वो दोनों दलों के काम करने के पैटर्न को समझते हैं। अजय राय ने मऊ और वाराणसी में मुख्तार से खुलकर मोर्चा भी लिया था। अब देखना होगा कि यूपी में अपनी पहली परीक्षा 2024 में अजय राय क्या कुछ कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। करगिल के द्रास में एक बड़ा बम धमाका हुआ है। 2 लोगों की मौत की खबर, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है।
करगिल के द्रास से ये बड़ी जानकारी। करगिल के द्रास में बड़ा बम धमाका, 2 लोगों की अब तक मौत बताई जा रही है, साथ ही 8 लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में शिफ्ट किया है, जहां उनका इलाज इस वक्त किया जा रहा है। एक बड़ा बम ब्लास्ट करगिल के द्रास में हुआ है, बड़ा बम धमाका, 2 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों को अस्पताल में इस वक्त भर्ती करवाया गया है। करगिल के द्रास से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। करगिल के द्रास में बड़ा बम धमाका, 2 लोगों की मौत, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। करगिल के द्रास में बड़ा बम धमाका हुआ है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हुई है, साथ ही 8 लोग इस बम धमाके में घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। धमाका किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, इसकी वजह फिलहाल साफ नहीं। लगातार यहां सुरक्षा बल चौकसी कर रहे हैं और तह तक जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन करगिल के द्रास से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। करगिल के द्रास में बड़ा बम धमाका, 2 लोगों की मौत, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस पूरे मामले की छानबीन वहां सुरक्षा बल कर रहे हैं। करगिल के द्रास से बड़ी जानकारी, द्रास में बड़ा बम धमाका, 2 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में करवाया जा रहा है। बम धमाका किस वजह से हुआ है, इसको लेकर के फिलहाल बहुत पुख्ता जानकारी नहीं, लेकिन 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 8 लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। सुरक्षा बल लगातार इस पूरे एरिया की तहकीकात कर रहे हैं। इन जगहों को छावनी में फिलहाल तब्दील किया गया है। करगिल के द्रास से ये बड़ी जानकारी। और लीजिए ये तस्वीरें भी अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बड़ा बम धमाका, यहाँ से ये तस्वीर हम तक पहुंच रही है। जो घायल हैं उनका अस्पताल में फिलहाल इलाज करवाया जा रहा है। करगिल के द्रास से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी है। करगिल के द्रास में बड़ा बम धमाका हुआ है, 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, साथ ही 8 लोग इस वक्त इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। चलिए कुछ और खबरों में आगे बढ़ते हुए, खत्म हुआ रिलायंस के निवेशकों का इंतजार। 21 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग होगी। जेएफएस के स्टॉक की लिस्टिंग के लिए 21 अगस्त को स्पेशल प्री ओपन सेशन का आयोजन। सुबह 10 बजे स्टॉक एक्सचेंज पर घंटी बजाकर औपचारिक रूप से शेयर में ट्रेडिंग की शुरुआत। 20 जुलाई 2023 को जेएफएस के स्टॉक प्राइस की डिस्कवरी के लिए स्पेशल ट्रेडिंग का हुआ था आयोजन। स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में जेएफएस का शेयर एनएसई पर 273 रुपए पर सेटल, बीएसई पर 261 रुपए 85 पैसे पर प्राइस सेटल हुआ। जेएफएस का मार्केट कैप तकरीबन 1,66,000 करोड़ रुपए यानी $20 अरब आंका गया।